कराची इस वक्त जिस हाल में है, एक ज़माना था कि इस शहर की सड़कें रात में धुला करती थी, हमें तो याद नहीं, लेकिन आपने वो वक्त यकीनन देखा होगा। क्या हुआ सर इस शहर के साथ, किसकी नज़र लग गई इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, बात यह है कि जो किसी भी शहर की माशी तरक्की होती है, उसके पीछे उसके रहने वालों की सियासी हैसियत और उनकी माशरे के अंदर अहमियत जो होती है, वो रियासतों से अपने शहरों के लिए हकूक़ हासिल करती है। कराची के साथ बदकिस्मती ये हुई कि कराची में जो लोग रहते हैं, जो भी रहते हैं, उसमें कोई भी लिसानी ग्रुप उसको आप ले लें, मगर जो अक्सरियत जो लोग रहते हैं, उन लोगों की पाकिस्तान की रियासत के मामलात में कोई हैसियत नहीं है। तो जो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको कोई हक नहीं देता। तो कराची में जो बसने वाले हैं, वो इस्लामाबाद और पिंडी के मामलात से में लावारिस हैं। तो कोई उनको मजबूरी में, कोई उनको उनका हक नहीं दे रहा। कोई जो थोड़ा बहुत जो उनको मिलता है, वो बाकी लोग उनको खैरात में दे देते हैं कि ठीक है, चलें जी, आप भी आपको भी हम दे देते हैं। और ये इसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि कराची जो है, वो कभी भी बहुत अरसे से, बल्कि मैं कहता हूँ हमेशा, एक्सेप्ट एक दिनों के अलावा, कराची का सियासी मैंडेट उन लोगों के हाथ में रहा जो कि मुख्तलिफ थे उन लोगों से जो लोग बसद इक़्तिदार थे। दरमियान में 30 साल तक एक कराची की लिसानी पार्टी, मैं नाम ले देता हूँ, MKM के हाथ में रहा। और उन्होंने, अगर आज की तबाही को अगर आप एनालाइज करें, तो उनका इस तबाही में बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि अब जब मैं बैठ के चीज़ों को रिकंसाइल करता हूँ, तो इस नतीजे में पहुँचता हूँ कि शायद उनका कभी ऑब्जेक्टिव करेक्शन नहीं था और वो नेगेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे। मगर जो चीज़ पाकिस्तान के बाकी तबक़ात नहीं रियलाइज कर रहे हैं, कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि वो पाकिस्तान में किसी किस्म की माशी तरक्की कर सकता है कराची को चलाए बगैर, तो उसको पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की जोग्राफी का अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट है जिसका नाम कराची है। आपको ग्वादर को या किसी पोर्ट को डेवलप करने में अभी 50 साल लगेंगे, मगर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही और वो समझना नहीं चाह रहे। इसलिए मैंने एक टर्म किसी जगह पर इस्तेमाल की थी, जिसका मतलब, जिसपे मैंने इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि ये स्टेज नहीं आया, मगर ये स्टेज आने वाला है कि पाकिस्तान, कराची के लोग ये कहें कि उनका इकोनॉमिक जेनोसाइड किया जा रहा है। इकोनॉमिक जेनोसाइड का मतलब होता है माशी नस्ल कुशी। लेकिन इसके असरात तो फिर पूरे मुल्क पे जो है वो पड़ेंगे ना, अगर कराची के मुआशी कत्ल किया जाता है। फिर दूसरा सर ये कि जो आपने बात की लिसानी जमात के हवाले से या जो रिप्रेजेंटेशन उनके हवाले से, तो इस वक्त कराची में जो भी कौमियतें हैं, मिसाल के तौर पे KPK में इतने पश्तून नहीं है जितने कराची में है। एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो सिंधियों की भी है, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो बलोचों की भी है, बड़ी पॉपुलेशन जो है वो पंजाबियों की भी है। तो ऐसे में आप क्या इस शहर को देखते हैं, इसकी डेमोग्राफी, और फिर दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है कि कराची को सही गिना नहीं जाता, जो सबसे बड़ी ज्यादती है मर्दमशुमारी के हवाले से, तो इस पे क्या कहेंगे शब्बर साहब? इस बारे में मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब पूरे माशरा मुनाफकत का शिकार है और वो चीज़ों को सही तरह देखने तैयार नहीं है, और वो ये बार बार ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कराची को
गिना। अच्छा, मैं इस पे इमरान थोड़ा सा बिल्कुल डायरेक्ट बात कर देता हूँ। मैंने एमकेएम की बात कर दी। एमकेएम के अलावा पाकिस्तान में जो 3 क़ुव्वतें और भी हैं सियासी, एक पीपल्स पार्टी है, एक पीएमएल-एन है और एक पीटीआई है। पीपल्स पार्टी अगर वो कराची में सोने की प्लेटें भी लगा दे तो कराची के जो उर्दू स्पीकिंग या और इलाके हैं उनमें से कभी वोट नहीं ले सकती। ये एक बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मत, जो भी कह लें, तो उनका कोई सियासी इंटरेस्ट नहीं है कि वो कराची को सही करें। पीएमएल-एन को नहीं, ये लेकिन बीमारी है। मेयर तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का है ना सर? क्या जी? मेयर तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का है ना? यार, उस मेयर की बेचारी की क्या हैसियत है जिस शहर के अंदर 7 कैंट मौजूद है? और वो लंबी कहानी। मेयर की हैसियत क्या है? मेयर ने, और मेयर के पास इख्तियारात क्या है? सिंध मुस्लिम का वेस्ट मैनेजमेंट तो उसके हाथ पे नहीं है। अब बताइए ना, मेयर वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है, दुनिया का कौन सा शहर है जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी मेयर के हाथ पे नहीं है? वो सिंध वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन है कोई, शायद है ना, या नहीं है? ठीक, लेकिन तो इसी मुस्तफा कमाल भी तो मेयर थे, तो उस जमाने में और इस जमाने में बुनियादी फर्क फिर क्या हुआ? उस जमाने का बुनियादी फर्क ये है कि उस वक्त जो इस्लामाबाद में आदमी बैठा था वो महाजिर था। मुस्तफा कमाल तो एक सिर्फ फेस था ना, वो तो मुशर्रफ साहब थे। मुस्तफा कमाल तो एक सिर्फ फेस था। जो भी आप तरक्की देखते हैं, वो सारी तरक्की तो जनरल परवेज मुशर्रफ की थी ना। उनका इंटरेस्ट था कराची में, उन्होंने जो करना था कर दिया। लियारी एक्सप्रेस में बनाना था बना दिया उन्होंने। जो थोड़ा बहुत उन्होंने करना था वो कर दिया। ठीक है ना? बात समझने की कोशिश करें ना जी। वारिस कौन है? शहर का वारिस कौन है? अब आगे चलता हूं। पीएमएल-एन के अंदर पीएमएल-एन वाला कराची में अपना काउंसलर नहीं जिता सकता। ठीक है? उनके काउंसलर भी नहीं जीत सकते। ठीक है? उनकी कोई हैसियत ही नहीं है कराची में। ठीक है? वो एक और उनके दिमाग में ये खन्नास भर गया है कि अगर हम कराची को तरक्की देंगे तो लाहौर तरक्की नहीं करेगा। ये उनके दिमाग में खन्नास है। तो वो अच्छा, उसके बाद अब तीसरी पार्टी जिसमें कराची के अवाम ने उनको साथ दिया वो था पीटीआई। उनको 14 एमएनए दिए, उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब दूसरी बदकिस्मती ये है कि जो ये एजम्पशन की जाती है कि कराची की तरक्की होगी तो जो बाकी सिंध है वो नहीं होगा। ये बीमारी सिंधियों के अंदर आ गई है कि जी नहीं, ये काउंटर बैलेंस है। ये काउंटर बैलेंस नहीं है। तो जो चीज अपनी अब जिस जगह पर आ गई है। अच्छा, और इस सारी कहानी में कराची में एक पार्टी को जिंदा रखा गया है कि जब कराची उनके किसी जो लोग सारे कराची को तबाह कर रहे हैं उनके हाथ से निकले तो उन्होंने एक अपनी बी टीम रखी हुई है जिसका नाम है जमात इस्लामी। वो आकर 400-500 बंदों का कभी कभी कुछ कर देती है, कभी वेयर लेती है। वो कराची की तबाही की जिम्मेदार, वो भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो ये सब मिल मिला के कराची के साथ जो हो रहा है वो एक बुनियादी तौर पर वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन मगर एक जो मुतबादिल जो अभी आप गुफ्तगू कर रहे हैं 14 एमएनएस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आगे लेकर आया गया था। वो उनके एमएनएस आए थे यहाँ पर, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। तो वो क्यों नहीं कर सके? वहां पे फिर क्या मसला था? फेडरल में भी वो लोग थे और प्रोविंस में भी, यहाँ पे कराची भी उनके पास था। गो के प्रोविंस में नहीं था लेकिन सिटी में तो थे। उसकी वजह ये थी कि उनका जो लीडर है, और मेरा भी उससे मैं उससे करीब हूँ, इमरान खान साहब, उन्होंने कोई एक दिन भी कराची में नहीं गुजारा, कोई एक रात कराची में नहीं गुजारी। उनके लिए कराची को, मैंने कहा ना, मैंने आपकी बात प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये लोग समझते हैं कि वो कराची को खैरात दे रहे हैं, वो हक नहीं देते किसी को। देखिए, ये फ्यूडल का माइंडसेट होता है। वो किसी को हक नहीं देता, वो उसको खैरात देता है। पाकिस्तानी माशरा फ्यूडल माशरा है। ये फ्यूडल माशरा कभी किसी को हक नहीं देता। एक फ्यूडल कभी किसी को हक नहीं देता। वो बहुत सारे पैसे दे देता है मगर वो खैरात समझ के देता है, हक समझ के नहीं देता। तो जो पूरा पाकिस्तानी माशरा है वो फ्यूडल्स है और वो कराची को खैरात दे देते हैं जब थोड़ा बहुत देखते हैं, मगर वो ये नहीं रियलाइज करते कि ये इनका हक है। अब
सवाल इमरान ये पैदा होगा कि कराची का माशरा ये हक कैसे हासिल करेगा, हम्म। और ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। मेरे पास इसका आंसर नहीं है, और मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जब इस हुकूक की जंग होगी तो उसको चंद लोग मिलके, जिसमें सब लोग शामिल हैं, इसको लिसानी जंग में तब्दील करके इस शहर को मजीद खराब कर देंगे या इसको मजहबी जंग में खराब कर देंगे। इसलिए मैं कभी भी इस तरह नहीं सोचता, और मैं ये मेरे ध्यान में, मैं अब ये पूरा इसका एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा रास्ता निकाला जाए जिसमें कराची को वो जगह दिलाई जाए जो पहले नहीं थी। मगर मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान की माशी हालात, अब पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट एंड री इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कराची के दिन बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला एक अच्छी पोजीशन निकल कर आएगी। ठीक है, बड़ी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव आप बात कर रहे हैं। और अब ये बताइए कि सर इसमें, क्योंकि एक शहर है ये बगैर किसी मास्टर प्लान के जो है वो चलता चला गया, एक पूरा शहर जो कंक्रीट का जंगल इसमें गवर्नेंस के हवाले से, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जनाब जो लॉ मेकर्स हैं वो लेजिस्लेशन करते हैं, फिर उसके बाद असल काम जो है सूबे का वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को चलाना होता है। यहाँ पे उनको भी नहीं पनपने दिया जाता है, इख्तियारात का वहाँ पर भी बहुत बड़ा मसला है। फिर आपके जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उसका पैसा भी यहाँ पर नहीं लिया जाता। तो ये मामला बेहतर किस तरह से होंगे? देखिए, बेहतर उस वक्त होंगे कि जब लोग ये रियलाइज करेंगे कि ये पाकिस्तान की वाहिद पोर्ट है और हमें एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट करना है, इसको जिंदा रखना है और इसको चलाना है, तो खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट आएगी। मैं इस बात का ज़ाती तौर पे गवाह हूँ कि जो इंडस्ट्रीज कराची से लाहौर गई थी उनमें से बहुत सी इंडस्ट्रीज वापस आ रही हैं। एक पोर्ट सिटी के अपने एडवांटेजेस होते हैं और कराची की रेजिलियंस है जिसने इसको बाकी रखा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे हम सिंध का हिस्सा हैं और जो हमारे सिंध के बाकी लोग हैं, उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर, और ये उनकी बदकिस्मती है कि जिस तरह उन्होंने अपना सूबा 30 साल में चलाया है, अब सिंध के जितने भी MNA MPA हैं सब मेरे पड़ोसी हैं डिफेंस में। तो अगर सड़क मेरे लिए खराब है तो उनके लिए भी खराब है, और उनके बच्चे भी अब नहीं रह सकते, और उनको तो पाकिस्तान में रहना है, उनके पास तो बाहर उनकी जगह भी नहीं है। तो बिलावल साहब को तो बिलावल हाउस चौरंगी से निकल के जाना ही है ना। तो इमरान ये मजबूरी में ठीक करेंगे, ये शराफत से ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इस शहर में अमन अमान के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, फिर दूसरा ये जो मामलात हैं इस वक्त हर आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है, कोई गली कोई मोहल्ला, हम नहीं कह सकते कि जनाब वहाँ पे एक आइडियल लॉ सिचुएशन है या आइडियल वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। बात यह है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से बड़ी बात की जाती है, फिर इस शहर में जो इन्फ्लक्स है लोगों का वो भी आपके सामने है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामला किस तरह से बेहतर होंगे? जब IG DIG वगैरह करते हैं वो पिछले उससे कंपैरिजन करके और नंबर्स हमारे सामने रखते हैं, हालांकि बहुत इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दुनिया का तीसरा या चौथा शहर इस वक्त है कराची, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो है एक नापसंदीदगी का वहाँ पे इंडेक्स है उसमें। सर देखिए, मेरी बात सुने, विद कैमराज, विद द न्यू टेक्नोलॉजी, अब लॉ एंड ऑर्डर को दुनिया में कोई बड़ा मसला नहीं रह गया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कराची में 103 या 104 थाने हैं। आप 103 104 थानों के SHS को एक कमरे में बिठाएं और उन सबको एक बंदा बुलाएं और उन्हें कहें कि हम आपके इलाके में कोई जुर्म नहीं देखना चाहते और आपको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी करता हूं इमरान कि यहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती। मैं आपको गारंटी करता हूं 110 SHO अगर चाहें और उन SHO को प्रेशर नहीं डाला जाए और ये सारी पुलिस की नफरी जो है वो नहीं डिप्लाई की जाए इधर उधर की चीज़ों में और बिला वजह का टाइम नहीं ज़ाया किया जाए, तो कोई लॉजिक नहीं है
आज की दुनिया में हम्म, सिक्योरिटी कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में कैमरे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ये सब सब ठीक हो जाएगा। ये सब इंटेंशनल है, सब बनाया हुआ खेल है। एसएचओ लोकल होना चाहिए, एसएचओ को पता होना चाहिए, एसएचओ आदमी यहाँ का रहने वाला हो। एक दिन मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, एक दिन मुझे एक वजीर आला साहब ने कहा, पुराने वजीर आला साहब ने, कि इस वक्त कराची में 102 एमएनए थानेदार हैं, जिसमें से 75 जो है मेरे गांव के। अच्छा, तो अगर इस तरह आप चलाएंगे फिर यही होगा जो होता है। सही। ठीक है ना? अच्छा, जो अब आप लास्ट तो चला रहे सर लास्ट में चलाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं आपको ये जी जी जी, मैं आपको ये कह मैं आपको ये कह रहा हूँ मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब मैं मिनिस्टर था, मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। हम्म, जब मैं मिनिस्टर था फाइनेंस का 2013 में, हम्म, तो मैंने कहा कि 4 मील का एरिया है, जिसमें एक तरफ मेट्रो रोड है, एक तरफ मौरीपुर रोड है, एक तरफ ये केवाड़ी वाली सड़क है, एक तरफ लॉरेंस रोड है। ये जो 4 मील का एरिया है, 4 सड़कों के दरमियान में, इसमें पाकिस्तान की 90% ऑफ द ट्रेड इसके थ्रू होती है। कमोडिटी की ट्रेड, जो कुछ भी इंपोर्ट होता है यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस पूरे इलाके को 100% कंप्यूटराइज करके इस पूरे इलाकों को ब्लैक ईगल्स टाइप किसी कंपनी के हवाले करके, लॉ ऑर्डर्स के हवाले कर दो। आप हमारी बात को यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? पुलिस वालों ने मुझे कहा नहीं सर, रहने दें। मैंने पुलिस वालों को पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि रहने दें? मैंने कहा मैं पैसे देने को तैयार हूँ। इस इलाके को, मैंने दोबारा कह रहा हूँ, ब्रेकलेट रोड, उधर से मारीपुर रोड, इधर से ये केवाड़ी वाली सड़क, उधर से लॉरेंस रोड, ये जो 4 सड़कें हैं, तकरीबन 4 मील का इलाका है। इसको मैंने हम कंट्रोल कर लेते हैं और पूरे इलाके में कैमरे लगा देते हैं और पूरे इलाके को एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर देते हैं। इसको हम रेड जोन, ग्रीन जोन करार दे देते हैं। तो उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता। उसके बाद मुझे बताया गया कि उसमें बहुत बड़ी रुकावट वो जाली बिजनेसमैन हैं, इसलिए क्योंकि वो जाली जो काम करते हैं, वो स्मगलिंग का सामान लाते हैं, वो स्मगलिंग का सामान बेचते हैं, वो जाली ट्रक आते हैं, वो हेरोइन बिकती है। आपने कैमरे लगा दिए तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। आप किस दुनिया में बैठे? ठीक है, यकीनन यही वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये शहर, मतलब एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हम कह सकते हैं कि इस शहर को जो है इस हाल तक पहुंचाया गया। बट देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। यकीनन अगर अज़्म इसका इआदा किया जाए तो इस ऐसी कोई सूरत नहीं है कि ये शहर दोबारा अपने खड़ा हो। और हकीकी मायनों में जब उरूसुल बिलाद जिस शहर कराची को कहा जाता था, वो प्रोग्रेसिव कराची दोबारा खड़ा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जायजा लेंगे इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस, बिलखुसूस ऑयल प्राइसेस का, क्योंकि इस वक्त जो टेंशन है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, उसका पूरी दुनिया की इकॉनमी पे क्या असर पड़ सकता है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।